है। आज हम प्रादेशिक भूगोल को आगे बढ़ाते हुए यूएसए के अपवाह तंत्र की बात करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ यूएसए। कोई भी देश है तो उसके आर्थिक विकास के लिए वहाँ के जो नदी तंत्र है या जलीय जो क्षेत्र है वो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उन्हीं पे महत्वपूर्ण खाद्यान्न यानी कि कृषि वगैरह निर्भर करती है और उसी के साथ में वहाँ पर परिवहन और औद्योगिक क्षेत्र पनप जाते हैं। तो रीढ़ होती है किसी देश की नदियाँ या अपवाह तंत्र। आज हम यूएसए के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ें तो यहाँ के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से हमने 4 भागों में बांटा है और इनको भी अगर अपने जल विभाजक की बात करें कि यूएसए का जो जल है जो पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ अपवाहित होता है तो बीच में काम करता है कौन सा? रॉकीज प्रदेश। रॉकीज जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके उस तरफ का क्षेत्र पूर्वी अपवाह क्षेत्र के नाम से और इस तरफ का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी अपवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो एक जल विभाजक का काम करता है कौन? रॉकीज पर्वत प्रदेश। अब बात करें कि इनको 4 भागों में जो बांटा गया है कि ये जो नदियां हैं, इन अपवाह क्षेत्र की जो नदियां हैं वो किन दिशाओं में चलकर किन महासागरों में गिरती है या धरातल पे ही उसका अंत हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इस यूएसए के पूर्व की तरफ जो क्षेत्र है कौन सा? अंध महासागरीय क्षेत्र। पश्चिम की ओर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। कुछ नदियां जो है वो धरातल पे चलकर स्वतः ही शुष्क क्षेत्रों में अपने आप ही धरातल पे समाप्त हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपने आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र। और चौथा जो अपना क्षेत्र होगा अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में महान झील क्षेत्र। महान झील क्षेत्र में भी क्या है? नदियां आकर गिर जाती है और इससे कुछ नदी निकलती भी। चलो अपने एक एक करके सभी जो 4 जो हमने भाग किए हैं उसके अनुसार इसका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट नंबर, अंध महासागर में गिरने वाली नदियां। अब अंध महासागर में गिरने वाली नदियां रॉकी पर्वत के क्या है? उस तरफ है, यानी कि पूर्व की ओर है। अब इसमें देखें तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी का नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि ये बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है। कैसे? जैसे दक्षिणी अमेरिका के अंदर अमेजन नदी का नाम चलता है, आयतन जल का जो अत्यधिक आयतन लेके चलती है वो नदी, उसमें जल काफी मात्रा में है। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम सुना होगा, अफ्रीका की जो नील नदी है, ठीक है, काफी लंबी चलती है। और तीसरे अगर अपने महत्वपूर्ण बात करें तो अपवाह तंत्र की सबसे बड़े तंत्र का निर्माण करती है तो वो है मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो मिसिसिपी नदी और उसकी सहायक मिसौरी नदी जो है वो सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। एक जाल बन जाता है इस नदी के कारण और उसकी सहायक नदियों के कारण। मिसिसिपी नदी जो है वो शुरुआत मिनेसोटा जो है मिनेसोटा राज्य से निकलती है ये, और दक्षिण की तरफ गति करती हुई लगभग 3778 किलोमीटर की लंबाई में बहकर मैक्सिको की खाड़ी में ये गिर जाती है और ये नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, यानी कि पक्षी का जो पंजा है उस प्रकार का ये एक डेल्टा निर्माण करती है। और इसकी सहायक सेकंड नंबर नदी की बात करते हैं हम, मिसौरी नदी। मिसौरी नदी जो है जैसे मिसिसिपी नदी का भी जो उद्गम क्षेत्र है वो भी रॉकीज के ढाल पर ही है और ऐसे ही मिसौरी नदी का जो ढाल का क्षेत्र है कौन सा? रॉकीज का, वहीं से मिसौरी नदी भी निकलती है। मिसौरी नदी मिसिसिपी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इसमें बात करें तो इसकी लंबाई ये भी लगभग क्या है? 3700 कुछ किलोमीटर, यूं मान के चलो 50 किलोमीटर के करीब हो जाती है। तो ये नदी और मिसिसिपी नदी दोनों नदियां मिलकर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा जो अपवाह ये तंत्र का जो है निर्माण करती है, सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण करती है।
मिसिसिपी मिसौरी नदियां और जो तंत्र बनाती है, इसके पूर्वी क्षेत्र के अंदर है अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र के भी पूर्व की तरफ जो अंध महासागर में गिरने वाली छोटी छोटी नदियां मिलती है, और इन नदियों का जो क्षेत्र है, ये अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र के जो पर्वतपदीय क्षेत्र जो है वहां पर मिलता है पठार। और पर्वतपदीय पठार जो है उसे हम पिडमोंट पठार के नाम से भी जानते हैं। और इस क्षेत्र में से कुछ छोटी छोटी जो नदियां निकलती है, वो इस पठारी क्षेत्र से क्या है, प्रपात के रूप में नीचे गिरती है। इन नदियों का जो जल लगातार प्रपातीय रूप बनाता है एक रेखा के साथ, तो इसे हम प्रपात रेखा के नाम से भी जानते हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण छोटी छोटी नदियां, जो तीव्रगामी नदियां हैं, उनके नाम हैं हडसन, मोहाक, डेलावेयर, जेम्स, पोटोमेक, सक्सेहाना। ये नदियां बड़ी ही छोटी और तीव्रगामी हैं, जो अंध महासागर में अपना जल गिराती हैं। अब अपने सेकंड नंबर बात करते हैं कि प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां। प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां मुख्य रूप से दो ही हैं, कोलंबिया नदी और कोलोरेडो नदी। अब बात करते हैं कोलंबिया नदी की। ये कनाडा के अंदर, इसका कुछ भाग क्या है, कनाडा में है, उद्गम क्षेत्र जो है वो कनाडा में ही है। रोकीज पर्वत के जो क्षेत्र है वहीं से ये निकलती है, और कुछ ही दूर चलने के बाद में यूएसए में प्रवेश कर वाशिंगटन के अंदर ये क्या है, चलती है। वाशिंगटन के अंदर ये लगातार चलते हुए जो प्रशांत महासागर है उसमें अपना जल गिरा देती है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो एनेक इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो कोलंबिया का पठार से आकर गिरती है इसमें। अब अपने बात करते हैं कोलोरेडो नदी की। कोलोरेडो नदी भी क्या है, रॉकीज के ढालों से निकलती है, और ये जैसे कि एरिजोना, यूटा, इन राज्यों से होते हुए इसका कुछ भाग जो है वो नेवादा और कैलिफोर्निया के राज्यों में क्या है, प्रवेश करके क्या है, निकल जाता है। और ये नदी जो है ये विश्व का सबसे गहरा कैनियन बनाती है, नाम है ग्रैंड कैनियन। तो ये जो नदी है, कोलोरेडो नदी है, इस पर भी कुछ महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं, जैसे नाम सुना होगा हूवर बांध, और ये बोल्डर जो बांध है वो, और इंपीरियल बांध का भी नाम आपने सुना होगा। तो ये तीन महत्वपूर्ण बांध हैं। इन बांधों के माध्यम से ही निकटवर्ती क्षेत्रों में सिंचाई संभव हो सकती है। और अब बात करते हैं हम तीसरे क्षेत्र की, तो वो है आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र, यानी कि ऐसा जल क्षेत्र जिसमें नदियां वर्षा काल में पैदा होती है और शुष्कता के कारण क्या है, धरातल पे चलते चलते ही धरातल पे ही सूख जाती है, या कभी कभार छोटी झील में गिर जाती है। तो अपने बात करते हैं एक ही क्षेत्र है, वो है कौन सा, महान बेसिन क्षेत्र। तो यूएसए का महान बेसिन जो क्षेत्र है वो यूएसए के रॉकीज पर्वत के बीच में मिलता है। यहाँ की नदियां जो है पर्वतीय ढालों से वर्षा के कारण प्रवाहित हो जाती है, अत्यधिक गंभीर बाढ़ का रूप ले लेती है, लेकिन कुछ ही दूरी पर चलने के कारण ये बाद में क्या है, ये क्षेत्रों में चलते हुए क्या है, शुष्कता के कारण सूख जाती है। वैसे यहाँ पर एक लेक है, कौन सी झील है, ग्रेट साल्ट लेक के नाम से जानी जाती है। अब वर्तमान में यहाँ पर जो अन्य झीलें थी वो लगभग सूख चुकी हैं, और ये नदियां भी क्या है, वर्षा काल के अंदर ही प्रभावशाली होती है, बाकी समय में यहाँ पर जल का अभाव रहता है। तो इस क्षेत्र के अंदर जो है वो रेतीला क्षेत्र ये बन चुका है। और अगर यहाँ देखें तो ग्रेट साल्ट जो क्षेत्र है वहां पर सबसे खारी मिट्टी जो है, मतलब इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो खारी मिलती है, अत्यधिक खारी तो नहीं है लेकिन खारी मिलती है। अब इसके बाद में बात करते हैं महान झील क्षेत्र का। महान झील क्षेत्र का नाम सुना होगा आपने। इसमें 5 जो महान झीलें हैं, कौन कौन सी, तो सुपीरियर, मिशिगन के बाद में ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो। इसमें अनेक छोटी छोटी जो है नदियां आकर गिरती है, लेकिन इनमें से एक महत्वपूर्ण जो नदी है वो ह्यूरोन
ओंटारियो जो झील है उसमें से निकलती है। नाम है सेंट लॉरेंस। यूएसए में थोड़ी दूर प्रवाहित होकर कनाडा में प्रवाहित होती है। और ये जो सबसे व्यस्तम आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है ये सब मिलाकर क्या है, अपवाह क्षेत्र है। यूएसए के अंदर अधिकतर क्षेत्र वैसे अपवाहित यानी कि जल वाला क्षेत्र है, लेकिन फिर भी मध्य के अंदर अगर अपने पश्चिम की तरफ चलेंगे, रॉकीज की तरफ, मध्य से पश्चिम की तरफ चलेंगे, तो वहां पर क्या है 50 सेमी के लगभग जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है या उससे कम होती है, तो वहां अन्य सिंचाई के साधनों के द्वारा कृषि वगैरह की जाती है। लेकिन जो ये जो क्षेत्र हैं जैसे कि मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो का क्षेत्र, कोलंबिया का क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में लगभग क्या है जल का उपयोग करने के लिए कुछ बांध बनाए जाते हैं। और इन बांधों के माध्यम से यहाँ पर क्या है कृषि के योग्य जो है वो क्षेत्र उपजाया गया है। यानी कि क्षेत्र, नजदीकी क्षेत्र के अंदर क्या है बांधों के माध्यम से सिंचाई की जाने लगी है। बांध बनाकर, नहरें निकालकर वहां पर सिंचाई की जाने लगी है। और इन कृषि क्षेत्रों के कारण ही वहां पर औद्योगिक क्षेत्र पनप जाते हैं, जनसंख्या निवास करने लगती है, परिवहन पनप जाता है और पर्यटन का क्षेत्र बन जाता है। तो इस प्रकार से जो जलीय क्षेत्र है, अपवाह का क्षेत्र जो है, वो इस क्षेत्र में यानी उस क्षेत्र का जो है विकास करने में बड़ा ही सहायक सिद्ध होता है।